हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम कुमारी आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अभी जो है 67वीं बीपीएससी आने वाली है और आपका इसका डेट भी जो है क्लियर हो चुका है। तो 12 दिसंबर को जो है इसका एग्ज़ाम होना है। तो जो भी स्टूडेंट इसकी तैयारी में लगे हैं, तो चूँकि टाइम अब बहुत कम बचा है, तो वो जो है अपने आप को यानी कि अपना बेस्ट देने का प्रयास कर रहे होंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, टाइम भी कम है और ये एक ऐसा टाइम होता है, यानी अंत समय जब होता है इस कंपटीशन का, किसी भी कंपटीशन में, तो वहाँ जो है टेस्ट आपका बहुत मायने रखता है। तो इसलिए जो है मैं टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ और इसमें इस टेस्ट सीरीज़ में जो है अलग अलग सालों के जो है पूछे गए प्रश्नों को ले रही हूँ। अभी ये जो टेस्ट है आज का, ये 42वीं यानी 42 जो है आपका संयुक्त पीटी परीक्षा हुई थी, उसके क्वेश्चंस को मैं ले रही हूँ। यानी 42वीं संयुक्त परीक्षा का जो प्रश्न उत्तर है 150, उसको मैं ले रही हूँ। इसको दोस्तों तीन पार्ट में हम लोग लेंगे। 3 पार्ट में इसलिए लेंगे क्योंकि 150 प्रश्न है दोस्तों, और 150 प्रश्न अगर एक बार में लिया जाए तो ये जो है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए जो हम लोग इसको 50-50 करके 3 पार्ट में जो है हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गंवाए हम लोग इसके पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों, ऑप्शन की अगर बात करें तो यहाँ ए में है बाबा रामचंद्र, बी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी में है राजकुमार शुक्ल और डी में है आपका रफ़ी अहमद किदवई। तो दोस्तों, सही उत्तर की बात अगर हम लोग करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, राजकुमार शुक्ल। दोस्तों, 1915 में जो है महात्मा गांधी जो है साउथ अफ्रीका से भारत आए थे और भारत आने के बाद गांधी जी ने सर्वप्रथम जो है चंपारण सत्याग्रह किया था आपका 1917 में। तो ये राजकुमार शुक्ल जो है किसानों की समस्या लेकर के गांधी जी के पास गए थे और इनके नेतृत्व में ही जो गांधी जी बिहार की धरती पर पधारे और ये उनके द्वारा यानी सर्वप्रथम किया गया भारत में अगर आंदोलन कहिए तो यह राजकुमार शुक्ल के नेतृत्व में जो गांधी जी को बिहार की धरती पर लाया गया, तो यह आपका चंपारण सत्याग्रह ही था। तो इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? तो वही हो जाएगा दोस्तों चंपारण सत्याग्रह। 1917 में राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर जो है गांधी जी जो बिहार आए और यहाँ जो है किसानों के समस्याओं के लिए जो है सर्वप्रथम आंदोलन किया। तो यह पूछा जाता है कि भारत में जो है महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन कौन सा है? तो आपका चंपारण ही हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह, जो कि बिहार की धरती पर किया गया आंदोलन था। अगला प्रश्न है हमारा कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो दोस्तों, ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी भी है, दीनबंधु मित्र है, शरद चंद्र चटर्जी है और रविन्द्रनाथ ठाकुर है। बट अगर हम लोग सही जवाब की बात करें दोस्तों तो दीनबंधु मित्र इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन जो इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, नील कृषकों की हड़ताल जो है बंगाल में 1856 में से आपका 1860 तक चला था और यह आंदोलन अंग्रेज़ों के यानी भूमिपतियों के विरुद्ध किया गया था। यानी अंग्रेज़ों और भूमिपतियों के विरुद्ध यह आंदोलन जो है नील कृषकों के द्वारा किया गया था। तो 1860 में जो है दोस्तों इस यानी सरकार जो है अंग्रेज सरकार विवश होकर के एक नील आयोग नियुक्त करती है और इस नील आयोग के द्वारा 1859 में जो है यानी नील आयोग के द्वारा जो है इसका निपटारा करने का प्रयास किया जाता है। तो इसी घटना को जो है 1859 में आपका नील जो दीनबंधु मित्र है वह अपना नाटक नील दर्पण में इसका वर्णन करते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो दोस्तों, आपका लॉर्ड कर्जन इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, इन्होंने जो है भारत विरोधी अनेक कार्य किए, यानी लॉर्ड कर्जन के द्वारा देखा जाए तो भारत विरोधी अनेक कार्य किए गए थे और यह जो 1899 में जो है दोस्तों यह जो है वायसराय बन कर के भारत आया था।
और कर्जन के जो भारत विरोधी कार्यों में बंगाल विभाजन जो है दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण उसका कार्य माना जाता है। ये एक तरह से कहिए कि फूट डालो और राज करो की जो नीति थी उस पर यह आधारित थी बंगाल विभाजन। और बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया गया दोस्तों। आपका एक जो है यानी उत्तरी बंगाल और एक यानी पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। तो कर्जन के कारण ही जो दोस्तों फूट डालो और राज करो की नीति के तहत जो है बंगाल का विभाजन किया गया। लेकिन इस विभाजन का दोस्तों इतना ज़्यादा विरोध किया गया कि 1911 में जो है आपका यानी 1911 में यह विभाजन यानी बंगाल का विभाजन क्या किया गया, रद्द कर दिया गया। तो आपका लॉर्ड कर्जन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है प्रथम अधिवेशन जो है आपका कहाँ हुआ था, तो आपका बम्बई में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है प्रथम अधिवेशन हुआ। बात करें इसकी स्थापना का तो 1885 में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। और यह जो है यानी कि बम्बई के जो है तेजपाल संस्कृत यानी गोकुल धाम तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के भवन में जो है यह संपन्न किया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की बात करें दोस्तों तो व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है इनके जो है क्या थे, अध्यक्ष थे। इसमें जो है दोस्तों 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो कई एग्जाम में जो यह भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। तो दोस्तों बी कुंवर सिंह के द्वारा जो है यह बिहार में जो है नेतृत्व किया गया था 1857 के विद्रोह का। तो यह प्रश्न जो है ऐसे भी देखिए दोस्तों यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है आपका, खास करके बीपीएससी का अगर पैटर्न देखो तो 1857 को तो बीपीएससी ने किसी ईयर में छोड़ा ही नहीं है। यानी हर साल जो है आपका 1 से 2 प्रश्न जरूर ही रहता है आपका 1857 के विद्रोह से संबंधित। तो कुंवर सिंह थे दोस्तों यानी 1857 के नेतृत्वकर्ता बिहार से आपका। और इस विद्रोह का ये जो है नेतृत्वकर्ता जो बिहार से थे कुंवर सिंह, ये जो है आरा के जमींदार थे दोस्तों। और ये जगदीशपुर आरा में पड़ता है दोस्तों, जगदीशपुर इन्होंने यहाँ से जो है नेतृत्व किया था। तो आपको ये यानी ये अतिरिक्त जानकारी आपको इस क्वेश्चन से संबंधित याद रखना चाहिए। इन्होंने दोस्तों जगदीशपुर, शाहाबाद, आरा एवं पटना से विद्रोह का नेतृत्व किया था, जो 25 जुलाई 1857 से आपका 23 अप्रैल जो है 1858 तक जो है चला था। तो यह भी अतिरिक्त रूप से याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी। तो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी दोस्तों, तो टीपू सुल्तान के साथ जो है यह संधि की गई थी। तो दोस्तों अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी, तो टीपू सुल्तान के साथ जो है यह संधि की गई थी। दोस्तों मैसूर के राजा थे टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच जो है 1792 जो है 92 में जो है तीसरा मैसूर यानी आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। और इसके दौरान जो है आपका टीपू सुल्तान की हार हुई थी दोस्तों। और इसके बाद ही जो यह श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई दोनों के बीच, यानी यह श्रीरंगपट्टनम की जो संधि है टीपू सुल्तान और
किसके बीच हुई, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच हुई। और इसमें जो है दोस्तों टीपू सुल्तान को जो है लगभग अपना आधा राज्य जो अंग्रेज़ों को देना पड़ा और अपने पुत्र को भी बंधक के रूप में उसे अंग्रेज़ों के पास भेजना पड़ा। तो यह बहुत शर्मनाक संधि थी आपके टीपू सुल्तान के लिए। अगला प्रश्न है हमारा कि कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों कावेरी नदी जो है आपका कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इन 2 राज्यों से होकर के, यानी इन 3 राज्यों से होकर के गुजरती है। कर्नाटक से भी गुजरती है, केरल से भी गुजरती है और तमिलनाडु से भी जो यह आपका गुजरती है। तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों यहाँ कर्नाटक और जो तमिलनाडु है इस पर जो है इसके जल को लेकर के जो है विवाद चल रहा है और यह विवाद जो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और अभी तक जो इसका निपटारा नहीं हो पाया। अगला प्रश्न है हमारा कि कोंकण रेल जिन राज्यों से होकर गुजरती है तो वे हैं, तो कोंकण जो यानी रेल जो है किन राज्यों से होकर गुजरती है यह पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आपका जवाब हो जाएगा इसका, यानी महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। तो कोंकण रेलवे जो है महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से होकर के जो है गुजरती है। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों ये जो यानी ए ऑप्शन इसका महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा भाखरा नांगल जो है संयुक्त परियोजना है। तो भाखरा नांगल जो संयुक्त परियोजना किसकी है दोस्तों, तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की जो है यह संयुक्त परियोजना है। तो आपका ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों यह जो है भाखरा नांगल जो संयुक्त परियोजना है यह जो है कैसी परियोजना है दोस्तों, तो इस पर जो है गुरुत्वीय बांध जो है बांध बनाया गया जिसकी ऊंचाई जो है ऊंचाई यानी समुद्र तल से है जो 226 मीटर जो है एवं समुद्र यानी जिसकी ऊंचाई नदी तल से दोस्तों 226 है और समुद्र तल से जो है 518 जो है मीटर है। यह जो है दोस्तों विश्व का जो है दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। और इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्यों की अगर बात करें दोस्तों तो पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश, तो ये सब जो है इससे लाभान्वित होते हैं। तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि गारो जनजाति है। तो गारो जनजाति कहाँ की है दोस्तों, तो मेघालय की यह गारो जनजाति है। तो आपका यानी डी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये जनजाति की विशेषता ये है दोस्तों कि ये जनजाति जो काफ़ी मेहनती होते हैं और यह मेघालय राज्य के गारो एवं जयंतिया की जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों वहाँ ये पाई जाती है, यानी वहाँ पर यह निवास करती है। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो कावेरी जल विवाद है। तो कावेरी जल विवाद किसके बीच है दोस्तों, तो कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच जो है यह कावेरी जल विवाद है। तो यह जल विवाद है क्यों दोस्तों, तो पानी के बंटवारे को लेकर के जो है ये दोनों राज्य जो है अपने अधिकारों का यानी गलत इस्तेमाल करते, यानी दोनों जो है इस जल के पानी के इस्तेमाल को लेकर के जो है उलझते रहते। और यह जो है लड़ाई बहुत पुरानी है दोस्तों और अभी तक जो है इसका हल नहीं किया गया है। इस विवाद को निपटाने के लिए दोस्तों एक कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल की भी जो स्थापना की गई थी और यह नदी कर्नाटक एवं तमिलनाडु से होकर के 760 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो कहाँ गिरती है दोस्तों, तो यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इससे सालों भर जो है जल भरा हुआ रहता है। तो यह जो है आपका यानी आपका सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो कावेरी जल विवाद किनके बीच है दोस्तों, तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। रैगुर नाम है। तो दोस्तों रैगुर नाम जो है आपका किसका है, तो रैगुर नाम जो है आपका काली मिट्टी को जो रैगुर मिट्टी कहा जाता है।
यानी काली मिट्टी जिससे जिससे कपास की उपज होती है दोस्तों, तो उसे ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है। तो इसमें कपास और मूंगफली की जो है विशेष कृषि की जाती है। इस मिट्टी का निर्माण जो है कैसे होता है दोस्तों, तो ज्वालामुखी के द्वारा, यानी ज्वालामुखी इसके उद्भेदन से जो मिट्टी निकलती है उसके द्वारा जो है इस मिट्टी का जो है निर्माण होता है। तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण कैसे हुआ है दोस्तों, तो शिवालिक श्रेणी का जो है निर्माण आपका केनोजोइक में हुआ है। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि भारत की सर्वोच्च चोटी है। तो दोस्तों भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो आपका भारत की सर्वोच्च चोटी जो है गॉडविन ऑस्टिन है। तो सी ऑप्शन जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है, जिससे हम लोग K2 के नाम से भी जानते हैं। इसकी ऊंचाई की बात करें दोस्तों तो 8,611 किलोमीटर जो है 11 मीटर है ऊंचाई। तो आपका सी ऑप्शन आप इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी गॉडविन ऑस्टिन जो है भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है कि पिग्मी निवासी है। तो पिग्मी निवासी कहाँ के हैं दोस्तों, तो अफ्रीका के जो है ये निवासी है। तो पिग्मी अफ्रीका के निवासी हैं दोस्तों। और इनकी विशेषता की बात करें दोस्तों तो ये काले होते हैं, कद के जो है यानी रंग के काले होते हैं, कद के जो है नाटे होते हैं, और यानी रंग के काले होते हैं, कद के नाटे होते हैं। इनका कद की बात करें दोस्तों तो 1 से आपका 1.5 मीटर तक ही ऊंचे होते हैं। तब समझिए कि कितने नाटे ये लोग होते हैं, यानी छोटे कद की होती है। इनकी नाक जो है दोस्तों चपटी होती है, होंठ मोटे होते हैं और बाहर की तरफ जो है उभरे हुए होते हैं, और सिर जो है छल्लेदार गुच्छों के समान, यानी सिर में जो छल्लेदार जो है गुच्छों के समान जो है इसके बाल होते हैं। तो इस जनजाति की जो है विशेषता ये है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत ही बुरे दिखते होंगे, अगर रियल में देखा जाए जो विवरण है इसका, तो उसके अकॉर्डिंग तो बहुत ही बुरे दिखते होंगे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। जोहान्सबर्ग विख्यात है। तो दोस्तों जोहान्सबर्ग क्यों विख्यात है, तो स्वर्ण खदान के लिए जो है आपका जोहान्सबर्ग विख्यात है। और यह कहाँ है दोस्तों, तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है जोहान्सबर्ग। और यह जो है विश्व का 50% सोना जो है दोस्तों यहाँ से जो है पाया जाता है, यानी उत्खनन के द्वारा जो है विश्व का 50% सोना यहाँ से निकाला जाता है। तो आपका ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। तो दोस्तों चीन जो है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, तो यह सबको पता है। और दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है दोस्तों, तो अपना भारत, यानी अपना भारत जो है दूसरा सर्वोच्च जनसंख्या वाला जो देश है। तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गल्फ स्ट्रीम है। गल्फ स्ट्रीम क्या है दोस्तों, तो गल्फ स्ट्रीम जो है आपका यानी 19 का क्या हो जाएगा ऑप्शन हम लोग का। पहला तो है एक खाड़ी में एक नदी है, बी है आपका, चलिए देखते हैं, एक महासागरीय धारा है, जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम है, या एक धरातलीय हवा है। तो दोस्तों एक महासागरीय धारा जो है गल्फ स्ट्रीम है। तो आपका बी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये लेब्राडोर नामक ठंडी जो जलधारा से मिलकर सर्वाधिक जो है कुहासे का निर्माण करती है, यानी कुहासे वाला क्षेत्र बनाती गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर नामक जो ठंडी जलधारा मिलकर। इसलिए जो है दोस्तों यहाँ क्या होता है, मछली काफ़ी संख्या में पाई जाती है। तो आपका ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा।
तो दोस्तों ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है, तो दोस्तों बुध का जो है कोई उपग्रह नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के पहले जो बुध और शुक्र ग्रह है दोस्तों, तो इनके पास जो है कोई भी उपग्रह नहीं है। तो शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं है, बुध के पास भी कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रहों का जो सिलसिला है दोस्तों, तो सौरमंडल में पृथ्वी के बाद ही स्टार्ट होता है, और बुध जो है पृथ्वी के पहले यानी सौरमंडल के सबसे नज़दीक का ग्रह है। अगला प्रश्न है कि भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। तो दोस्तों भूपर्पटी में सर्वाधिक जो मात्रा में पाया जाने वाला तत्व आपका ऑक्सीजन है। तो आपका यानी ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है दोस्तों? भूपर्पटी में ऑक्सीजन, इसीलिए तो जीवन भी संभव है पृथ्वी पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत के जो है अवक्षय के लिए जो है उत्तरदायी है। तो हम लोगों को जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ही जो है कम करना है दोस्तों। अगर ओजोन परत पतली हो गई या इसमें छेद हो जाएगा दोस्तों, तो बहुत तरह की जो है नुकसान मानव जाति को भोगना पड़ सकता है। खास करके जो है स्किन कैंसर जो है यानी स्किन से संबंधित जो है बीमारियां होने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है हमारा कि सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों स्थानीय जनता की ही सहयोग की आवश्यकता होगी, क्योंकि जनता सहयोग करेगी तभी जो है कोई भी जो है सरकार सत्ता में रह करके, चाहे वह पंचायती स्तर पर हो, चाहे कि आपका राज्य स्तर पर हो, चाहे केंद्र स्तर पर, तो जनता के सहयोग के बिना जो है कोई भी जो है कार्य संभव नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो दोस्तों राज्य में जो राष्ट्रपति शासन आपका राज्यपाल के जो है कहने पर ही लगता है, क्योंकि राज्य का प्रतिनिधि जो है राज्यपाल करता है, यानी राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व के रूप में जो राज्यपाल कार्य करते हैं राज्यों में। तो जब भी किसी राज्य में जो संवैधानिक स्थिति सही नहीं लगेगी, अगर राज्यपाल को जो है एहसास होगा ऐसा, तो राज्यपाल क्या करेंगे, तो आपका जो है राष्ट्रपति को जानकारी देंगे इसकी, और वहाँ जो है राष्ट्रपति राज्यपाल की अनुशंसा पर जो है अपना यानी राष्ट्रपति शासन को लागू करेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुए। तो 12वीं लोकसभा के लिए भारत में कितने लोग निर्वाचित हुए दोस्तों? अब हम लोग करंट के प्रश्न की ओर बढ़ चले हैं। तो ये करंट जो है चूँकि उस समय का है दोस्तों, तो इसलिए जो है ज़्यादा इसका जो है महत्व नहीं होगा। चूँकि सेट है तो हम लोगों को जो है इसको देखना होगा। तो आपका फरवरी 1998 में हुआ था। तो यह जो है एग्ज़ाम भी जो है दोस्तों 42वीं जो ये पीटी का एग्ज़ाम है, यह भी जो 98 में हुआ था। तो इसलिए जो है आपका 98 से रिलेटेड जो है यानी 1998 से रिलेटेड करंट के प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए उस समय क्या है, राज्यसभा के चेयरमैन कौन थे दोस्तों? तो उस समय राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं वह यानी आपका भारत के उपराष्ट्रपति हो जाएंगे, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों जो उपराष्ट्रपति का जो पद होता है दोस्तों, वह जो है राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में जो है निर्धारित रहता है, यानी उपराष्ट्रपति जो भी होगा वह क्या होगा, राष्ट्रपति का जो राज्यसभा का जो है पदेन सभापति होगा। तो चूँकि उपराष्ट्रपति का जो उपराष्ट्रपति होगा तो वही जो है राज्यसभा का क्या होगा, चेयरमैन होगा। तो यह संविधान में जो है पहले से ही निर्धारित है। तो ये ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भी भंग किया जा सकता है। तो कैसे भंग किया जा सकता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक से, कि प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से, कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से? तो दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा कहे कि आपका प्रधानमंत्री के द्वारा कहे या लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, तो ये सब गलत होगा। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। तो दोस्तों भारतीय लोकतंत्र में जो है आपका जो है राष्ट्रपति जो है नाम मात्र का जो है क्या बोलते हैं उसको सर्वोच्च होता है। जो सर्वोच्चता की बात करें यानी शक्ति की बात करें तो लोकतंत्र में राष्ट्रपति को जो है नाम मात्र का जो है शक्तिशाली शक्तियां दी गई है। वास्तव में जो उन शक्तियों को उपभोग कौन करता है, तो प्रधानमंत्री ही
करते हैं। तो प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर ही, सिफारिश पर ही जो क्या होता है, जो है आपका यानी लोकसभा का जो है कार्यकाल भंग होता है। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों, भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत सरकार के अधिनियम 1935 के तहत हुई थी। यानी जो भारत सरकार का जो अधिनियम है 1935, उसके अधीन जो है भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो आपका ये आंसर यानी कि आपका सी आंसर जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। इसका वर्णन जो है दोस्तों अनुच्छेद 124 में किया गया है। तो यानी कि इस संविधान के आर्टिकल 124 में जो है सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जानकारी का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा लोकसभा में जो है अपने प्रतिनिधि को भेजता है। तो लोकसभा में यानी लगभग 80 प्रतिनिधि वह भेजता है। और द्वितीय स्थान पर कौन है दोस्तों? प्रथम स्थान पर तो आपका उत्तर प्रदेश हो गया, द्वितीय स्थान पर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, जो कि 48 प्रतिनिधि भेजता है। और यानी 80 तो हो गया आपका यूपी से, और सेकंड में हो गया महाराष्ट्र आपका 48। और तृतीय स्थान पर कौन हो जाएगा दोस्तों? तो बंगाल हो जाएगा। बंगाल कितना भेजता है दोस्तों? 42। और हमारा बिहार कितना भेजता है दोस्तों? तो 40। तो चौथे नंबर पे हमारा बिहार का स्थान आता है इस मामले में, तो यह भी याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं दोस्तों? तो 6 वर्ष के लिए जो है राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। दोस्तों, राज्यसभा जो है कभी भंग नहीं होती है, यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो राज्यसभा जो है कभी भी जो है भंग नहीं होती है। और राज्यसभा क्या है दोस्तों? संसद का उच्च सदन है। तो संसद के निर्माण की बात करें तो संसद राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बना है। तो राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो लोकसभा के कितने सत्र बुलाए जाते हैं दोस्तों? तो लोकसभा के जो है वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। तो कम से कम यानी 3 सत्र की जो प्रावधान संविधान में किया गया है दोस्तों। तो अगर 3 नहीं भी हुआ तो 2 सत्र तो बुलाया जाता है, यानी आपका 2 तो अनिवार्य है। तो आपका इसका वर्णन कहाँ किया गया है दोस्तों? तो आर्टिकल 85 का क्लोज 1 में जो इसका वर्णन किया गया है। यानी राष्ट्रपति के द्वारा जो है वर्ष में कम से कम 2 बार जो है आपका लोकसभा का सत्र बुलाया जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं दोस्तों? तो लोकसभा के सदस्य होते हैं। और लोकसभा के बहुमत दल के नेता को ही जो राष्ट्रपति क्या करते हैं दोस्तों? आपका प्रधानमंत्री के पद पर जो है स्थापित करते हैं। तो आपका लोकसभा के सदस्य होते हैं प्रधानमंत्री। तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों भारत के राष्ट्रपति में जो है संविधान ने केंद्र सरकार की जो है अधिशासी शक्तियों को जो है निहित किया। तो मैंने पहले ही बताया दोस्तों, संविधान की सर्वोच्च पद की अगर बात करें दोस्तों तो आपका राष्ट्रपति का है। तो इसमें जो है सर्वोच्च शक्तियाँ भी दी गई है, लेकिन वास्तविकता की अगर बात करें दोस्तों तो इसकी जो भी शक्तियाँ हैं यह जो है प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल के द्वारा जो है वास्तव में उपयोग किया जाता है। यानी राष्ट्रपति के उपभोग इसका नहीं कर पाते हैं, और उसका उपयोग जो मूल रूप से आपको प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल ही करती है। तो इसलिए जो वास्तविक प्रधान पूछा जाए तो भारत का प्रधानमंत्री ही होगा दोस्तों। राष्ट्रपति क्या होगा? संवैधानिक मुखिया या प्रधान होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है?
तो मूलभूत अधिकार यानी पूछा जा रहा है दोस्तों, तो मूलभूत अधिकार कौन सा नहीं होगा, तो आपका संपत्ति का अधिकार जो है मूलभूत अधिकार नहीं है दोस्तों। यह जो है पहले जो 7 मूलभूत अधिकार थे दोस्तों, तो इसमें संपत्ति के अधिकार को जो है हटा दिया गया है, इसे जो है कानून के अधिकार में डाल दिया गया है। तो अभी जो भारत के नागरिकों को जो है 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, क्योंकि 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति के अधिकार को इससे हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है भारत को आपको एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में जो है आपका घोषित किया गया। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान में है, तो भारतीय संविधान में क्या है दोस्तों, तो 400 से अधिक जो है अनुच्छेद है। तो आपका मूल संविधान में जो है 395 अनुच्छेद थे दोस्तों, तो विभिन्न संशोधनों के द्वारा जो अभी 400 से अधिक, और अभी तो लगभग दोस्तों 500 हो गया। तो यह जो है आपका 98 की बात है दोस्तों, यह प्रश्न 98 का है, तो उस समय जो है 400 से अधिक था। अगला प्रश्न है लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो लोकसभा का पहला आम चुनाव जो है दोस्तों 1952 में हुआ था। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो लोकसभा का पहला चुनाव 1952 हुआ था। सरकार के गठन के बाद लोकसभा का प्रथम अधिवेशन की अगर बात करें दोस्तों, तो 13 मई 1952 को हुआ था। और इसका विघटन की बात करें दोस्तों, तो 1957 में जो है इसका विघटन यानी प्रथम लोकसभा का जो है विघटन आपका हुआ था। और प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। तो यह भी बहुत बार पूछा जाता है। दिल्ली है, तो दिल्ली क्या है दोस्तों, तो एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो यह 1 नवंबर 1956 को जो है दिल्ली को संघ शासित प्रदेश के रूप में घोषित किया गया था दोस्तों। और 1991 में जो है संसद में 69वां जो है संविधान संशोधन अधिनियम पारित करके दिल्ली को जो है राष्ट्रीय राजधानी के रूप में जो है आपको इसका दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि हुडको का अर्थ है। तो हुडको का क्या अर्थ है दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो हुडको का फुल फॉर्म हो जाएगा हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेश व्यापार में धन लगाने में मदद की। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने दोस्तों भारत के विदेशी व्यापार में धन लगाने में मदद की। तो किसको मदद की दोस्तों, तो आपको एक्सिम बैंक के द्वारा जो है मदद किया गया भारतीय रिजर्व बैंक को विदेशी व्यापार में मदद के लिए। तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। तो भारत से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है दोस्तों, तो कपड़े, यानी कपड़ा उद्योग जो है भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। तो यह जो है सबसे ज़्यादा जो है भारत से जो निर्यात होने वाली वस्तु है तो वह क्या है, तो कपड़ा है। और कपड़ा उद्योग में दोस्तों अभी की बात करें तो कपड़ा उद्योग के कारण ही जो अपना जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, वह अपनी जीडीपी से आगे निकल गया है। निम्न में से कौन सा राज्य का कर है। तो राज्य का कर के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों। तो भूमि राजस्व कर जो है राज्य का कर है। बाकी आय कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, ये सब क्या है जो है केंद्र का जो है कर है। तो राज्य कर क्या है, भूमि राजस्व, यानी भूमि राजस्व के ऊपर जो है राज्य का अधिकार होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिससे भारत में राजस्व कर से सरकार को आय होती है। तो आपका उत्पाद शुल्क से जो है दोस्तों भारत सरकार को राजस्व में कर की सबसे ज़्यादा जो है आय होती है। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य है। तो भारत में सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश जो है भारत में सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। तो आपका सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि सन 1991 की नई आर्थिक नीति का उल्लेख नीति का लक्ष्य पूछा जा रहा है। लक्ष्य क्या था दोस्तों? तो लक्ष्य जो है आपका क्या था? तो उदारीकरण भी था, निजीकरण भी था, भूमंडलीकरण भी था। तो आर्थिक नीति का लक्ष्य जो है आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। तो हरित क्रांति की जो है सफलता किसकी उपलब्धता पर निर्भर है दोस्तों? यह पूछा जा रहा है। तो आपका बीजों की उच्च पैदावार वाली किस्मों पर भी यह जो है निर्भर है दोस्तों। पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं पर भी ये उपलब्ध है, क्योंकि बीज अच्छे ज़रूरी है, सिंचाई भी मस्ट है दोस्तों कृषि के लिए, और रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक दवाइयाँ भी जो है ज़रूरी है। तो ये सब आपका सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी हरित क्रांति की सफलता के लिए जो है आपका बीजों की अच्छी किस्म भी होनी चाहिए, सिंचाई की उपयुक्त व्यवस्था भी होनी चाहिए, और रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक भी होने चाहिए। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि भूमि विकास बैंक निम्नलिखित का एक अंश है। तो यह किसका अंक है दोस्तों? भूमि विकास बैंक। यह पूछा जा रहा है वाणिज्यिक बैंक का, कि IBI का, या नाबार्ड का, या सहकारी उधार ढांचा का। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, सहकारी उधार ढांचा का। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में क्या शामिल नहीं है दोस्तों? तो आपका बिचौलियों की संपत्ति, या भूजोतों का एकत्रीकरण, या सहकारी कृषि, या किसानों का मकान ऋण। तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, कि आपका भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो किसानों का मकान ऋण जो है यह शामिल नहीं है। बाकी सहकारी कृषि, भूजोतों का एकत्रीकरण और बिचौलियों की समाप्ति, यह सब जो है इसमें शामिल है। अगला प्रश्न हमारा कि नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर है। तो औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या है दोस्तों? नवीनतम, यानी यह 2011 के पहले की जनगणना की बात हो रही है दोस्तों। ये 98 का प्रश्न है, तो यहाँ 2011 की जनगणना का जिक्र नहीं होगा। तो उस समय की जनगणना के अनुसार जो है कमी का रुख दिखाती है, यानी बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। यानी उस समय जो है नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या के औसत वार्षिक दर जो क्या हो रही थी, कमी को दिखा रही थी। अब अंतिम प्रश्न की ओर आ चुके हैं हम लोग दोस्तों। तो अंतिम प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। तो भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार है। तो किस में बेकार है दोस्तों? तो आपका कृषि में बेकार है। कृषि में जो है लोगों की निर्भरता अधिक है दोस्तों। तो यहाँ जितने लोगों की आवश्यकता है उससे ज़्यादा जो है यहाँ लोगों की भीड़ है, यानी आवश्यकता से अधिक जो है लोग कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। तो इसी को छुपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है दोस्तों। तो भारत में जो अधिकांश लोग बेकार है, तो कृषि में बेकार है। तो दोस्तों ये आपको 50 प्रश्न मैंने बताए, और अगर काउंटिंग को देखोगे तो 85 प्रश्न है। बट जितना मैंने इसको एक्सप्लेन किया उसके अकॉर्डिंग आपको 100-150 से ऊपर यह प्रश्न हो जाएगा, यानी जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने बताया। अब हम लोग इसको 3 पार्ट में करेंगे दोस्तों। तो इसका पार्ट 1 है, तो 50-50 प्रश्न हम लोग इसको लेकर के 3 पार्ट में जो है इस 42वीं BPSC के सेट को ख़त्म करेंगे। तो कैसे लगा दोस्तों प्रश्न आप लोगों को? अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं और अगर पुराने भी हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी टच कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।